डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो हम ग्रेड 9 बायोलॉजी के यूनिट नंबर 6 को स्टडी कर रहे थे। तो आज हम मॉलिक्यूलर बायोलॉजी चैप्टर के टॉपिक फंक्शंस ऑफ डीएनए को स्टडी करेंगे। स्टार्ट करते हैं। डीएनए जैसे कि इसकी हमने डेफिनेशन देखी थी कि इट इज़ द जेनेटिक मटेरियल ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। इट कैरीज हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट। ठीक है, डीएनए की क्या एब्रीवेशन है? डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, ये एक जेनेटिक मटेरियल है। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म दुनिया में पाए जाते हैं, चाहे वो प्लांट्स हों, एनिमल्स हों, ह्यूमंस हों, उनकी बॉडी में ये जेनेटिक मटेरियल का काम करता है। और जेनेटिक मटेरियल क्या होता है कि इसका मतलब ये है कि जितनी भी इंफॉर्मेशन जो है, हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन जो पेरेंट्स से बच्चों में या एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जा रही है, ये उस इंफॉर्मेशन को पेरेंट्स से ऑफ स्प्रिंग यानी बच्चों तक जो है कैरी करता है। ठीक है, हेरिडिटी की यहाँ पे आपको डेफिनेशन नज़र आ रही है। हेरिडिटी क्या होती है? इट इज़ अ ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट एंड इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर द कंटिन्यूटी ऑफ आल लाइफ फॉर्म्स। ठीक है, हेरिडिटी जो है ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें पेरेंट्स से या एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जो करेक्टर्स हैं वो ट्रांसमिट होते हैं एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में। फॉर एग्ज़ाम्पल, वो जो करेक्टर है वो किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो है वो आई कलर हो सकता है, स्किन कलर हो सकता है, हेयर कलर हो सकता है। ठीक है, कोई भी करेक्टर हो सकता है वो। तो ये जो करेक्टर्स को एक जगह से दूसरी जगह पे, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में और पेरेंट्स से बच्चों में लेके जाना, इस पूरे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? हेरिडिटी। और ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है फॉर द कंटिन्यूटी ऑफ आल लाइफ फॉर्म्स। जितने भी दुनिया पे लाइफ फॉर्म्स हैं, या चाहे वो प्लांट्स हों, एनिमल्स हों, उनकी जो लाइफ है उसको कंटिन्यू करने के लिए ये प्रोसेस जो है वो इम्पॉर्टेंट होता है। ठीक है, और वैसे तो जो ऑफ स्प्रिंग यानी जो बच्चे होते हैं और पेरेंट्स होते हैं, उनकी जो अपीयरेंस होती है वो एक दूसरे से डिफरेंट होती है। यानी बिल्कुल शक्ल जो है वो पेरेंट्स और बच्चों की आपस में नहीं मिलती, मतलब सेम अपीयरेंस नहीं होती। लेकिन कुछ बेसिक जो है रिजेम्बलेंस होती है कुछ करेक्टर्स में, जो कि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में आगे जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल हेयर कलर हो गया, आई कलर हो गया। ठीक है, तो इस तरह के कुछ ना कुछ ऐसा करेक्टर होते हैं जो कि एक पेरेंट्स के जो हैं वो बच्चों के साथ रिजेंबल करते हैं। For the continuity of life forms, each generation transfer the hereditary instructions to the next generation। और लाइफ जो है इसको कंटिन्यू करवाने के लिए किसी भी फॉर्म की लाइफ को ये जो जनरेशन है ज़रूरी है उसके लिए हर जनरेशन जो है वो हेरिडिटरी इंस्ट्रक्शंस को नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफ़र करे। अच्छा, और ये जो सारी इंस्ट्रक्शंस होती हैं कि जो बच्चे हैं उनके अंदर कैसे कैरेक्टर्स होने चाहिए या नेक्स्ट जनरेशन में कौन से कैरेक्टर्स जाएंगे, ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है, ये सारी हेरिडिटरी इंस्ट्रक्शंस जो हैं ये किसके अंदर होती हैं? ये होती हैं डीएनए के अंदर। ठीक है, डीएनए के अंदर सारी इन्फॉर्मेशन होती है कि जो न्यू ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होगा उसके कैरेक्टर्स कैसे होने चाहिए। वो सारी इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो डीएनए के अंदर होती हैं। और डीएनए का स्ट्रक्चर हमने कल डिटेल में स्टडी किया था। डीएनए बहुत ह्यूज मॉलिक्यूल होता है। ठीक है, और उसका स्ट्रक्चर भी हमने डिटेल में स्टडी किया था। यहाँ पे एक और टर्म आपको नज़र आ रही है, क्रोमैटिन। ठीक है, हमने सेल डिवीजन का प्रोसेस भी डिटेल में पढ़ा हुआ है। सेल डिवीजन की 2 टाइप्स होती है, माइटोसिस और मियोसिस। ठीक है, जो नॉन डिवाइडिंग सेल होते हैं यानी कि वो सेल जो भी डिवाइड नहीं हो रहे होते, उनके अंदर जो हेरिडिटरी मटेरियल होता है यानी जो डीएनए होता है वो उनके न्यूक्लियस में होता है। ठीक है, और किस फॉर्म में होता है? वो इन द फॉर्म ऑफ थिन फाइबर्स की फॉर्म में होता है, यानी थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स में होता है, और इस स्ट्रक्चर को जिसके अंदर जो है वो सारी हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन स्टोर होती है और जो जो है फाइबर की फॉर्म में होता है, इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं क्रोमैटिन। ठीक है, यहाँ पे डायग्राम के थ्रू देख लेते हैं। जितनी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनकी बॉडी आपको पता है सेल से बनी होती है। अगर हम एक सेल की बात करें, सेंटर में जो है वो न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस के अंदर जो है ये आपको नज़र आ रहा है एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो है, इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं क्रोमैटिन। ठीक है, या और जब ये जो है स्ट्रक्चर जो क्रोमैटिन जो है वो थोड़ा सा कंडेंस होगा, गाढ़ा होगा, तो ये क्रोमोसोम की शक्ल अख्तियार कर लेता है। और क्रोमोसोम जो हैं दीज आर मेड अप ऑफ 2 मटेरियल्स। ठीक है, क्रोमोसोम 2 चीज़ों से बने होते हैं। क्रोमोसोम बने होते हैं डीएनए से और प्रोटीन से बने होते हैं। ठीक है, और ये जो है डीएनए जो है, आपको पता है कि डीएनए का जो है इस तरह का स्ट्रक्चर होता है, ये आपको नज़र आ रहा है। ठीक है, और इस स्ट्रक्चर को हम जो है वो हेलिक्स स्ट्रक्चर कहते हैं, लैडर लाइक फॉर्म में होता है। ठीक है, तो
यहाँ पे बताया हुआ है कि जो हिस्टोन्स हैं, हिस्टोन्स क्या होते हैं, जो क्रोमैटिन होता है या क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो दो चीज़ों से बने होते हैं। एक को हम कहते हैं डीएनए और साथ में ये किसके बने होते हैं, प्रोटीन के। और वो ख़ास प्रोटीन जिनसे डीएनए जिनसे क्रोमोसोम बने होते हैं उनको हम हिस्टोन प्रोटीन्स कहते हैं, ठीक है। अच्छा, अब हमने अभी पढ़ा कि जो नॉन डिवाइडिंग सेल होता है उसके अंदर जो भी हेरिडिटी मटेरियल होता है या इन्फॉर्मेशन जो होती है वो सारी थिन फाइबर्स की फॉर्म में होती है और उनको हम क्या कहते हैं, क्रोमैटिन। और जो क्रोमैटिन है या क्रोमोसोम्स जो हैं वो दो चीज़ों से बने होते हैं, डीएनए से और प्रोटीन से। उस प्रोटीन को हम क्या कहते हैं, हिस्टोन प्रोटीन, ठीक है। और डीएनए का जो स्ट्रक्चर है अगर आपको याद हो तो हमने ये देखा था, इस तरह का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। दो स्ट्रैंड्स होते हैं, इसकी जो बैकबोन होती है वो शुगर फॉस्फेट से बनी होती है और दरमियान में जो स्पोर्ट होती है वो नाइट्रोजनियस बेसिस से बनी होती है और ये बहुत ह्यूज मॉलिक्यूल होता है, ठीक है। और डीएनए क्रोमोसोम्स जो हैं आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है डायग्राम में, अगर इनको हम देखें तो ये दो चीज़ों से बने हुए हैं, एक है हिस्टोन प्रोटीन्स, ठीक है, और साथ में क्या है, डीएनए। डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन्स जो हैं वो आपस में कैसे जुड़े होते हैं, अगर हम यहाँ पे स्ट्रक्चर देखें तो डीएनए बहुत ह्यूज मॉलिक्यूल होता है। ये इस तरह फॉर एग्जांपल डीएनए का एक स्ट्रैंड है, यहाँ पे जगह जगह पे जो है वो हिस्टोन प्रोटीन्स इसके साथ अटैच होते हैं। इस पूरे स्ट्रक्चर को जिसमें डीएनए जो है वो रैप हुए होते हैं, ठीक है, अराउंड हिस्टोन प्रोटीन्स, इस पूरे स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियोसोम, ठीक है। ये आपको नज़र आ रहा है, ये डीएनए है, ठीक है, और ये आपको जो राउंड शेप की नज़र आ रहे हैं ये हिस्टोन प्रोटीन्स नज़र आ रही हैं। तो ऐसा स्ट्रक्चर जिसमें डीएनए की रैपिंग हुई हुई है अराउंड हिस्टोन प्रोटीन, इस स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियोसोम, ठीक है। और न्यूक्लियोसोम की अपीयरेंस ऐसी नज़र आती है जैसे कि जो है बीड लाइक अपीयरेंस होती है, ठीक है। बीड लाइक यानी कि जिस तरह आपने तस्वीर देखी हुई है, एक धागे के ऊपर मोती जो है वो लगे होते हैं, इसी तरह से डीएनए का जो स्ट्रैंड होता है वो जो है वो रैप हुआ होता है अराउंड इस तरह की जो सर्कुलर जो शेप की स्टोन प्रोटीन होती हैं उनकी तरह, जैसे एक धागा जो है उसके ऊपर जो है वो बीड्स लगे हुए हैं, इस तरह की अपीयरेंस जो है वो नज़र आती है। तो इस स्ट्रक्चर को जिसमें डीएनए रैप हुआ हुआ अराउंड हिस्टोन प्रोटीन, इसको हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियोसोम, ठीक है। क्या डेफिनेशन है, कॉइलिंग ऑफ डीएनए अराउंड हिस्टोन प्रोटीन फॉर्म बीड लाइक स्ट्रक्चर, दिस इज कॉल्ड न्यूक्लियोसोम, ठीक है। डीएनए की जो कॉइलिंग हुई हुई है स्टोन प्रोटीन के इर्द गिर्द और ये एक बीड लाइक स्ट्रक्चर बना रहा है, ठीक है। मोतियों की तरह का स्ट्रक्चर आपको ये नज़र आ रहा है डायग्राम में, ठीक है। तो इस स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियोसोम। फिर बताया हुआ है क्रोमोसोम कंटेन यूनिट्स ऑफ हेरिडिटी द जीन्स, ठीक है। क्रोमोसोम के अंदर जो है वो यूनिट्स ऑफ हेरिडिटी होते हैं जिनको हम जीन्स बोलते हैं, ठीक है। पहले हम देख लेते हैं क्रोमोसोम की डेफिनेशन। तो क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, ड्यूरिंग सेल डिवीजन क्रोमेटिन फाइबर कंडेंस एंड फर्दर फोल्ड टू फॉर्म थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। अच्छा, जब कोई सेल नॉन डिवाइडिंग फेज में होता है तो वो इस तरह का जो है वो एक लार्ज जो है वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में या लूजली प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस के अंदर। लेकिन जब सेल डिवाइड होने लगा होता है तो ये जो क्रोमेटिन फाइबर होता है ये कंडेंस होता है यानी गाढ़ा होता है, सिकुड़ता है और फिर ये एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में आ जाता है। इस स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, क्रोमोसोम, ठीक है। अच्छा, अब जीन्स क्या होती हैं, जो डीएनए होता है, ठीक है, वो बहुत बड़ा लार्ज मॉलिक्यूल होता है और डीएनए के जो स्मॉलर पीसेस होते हैं उन स्मॉलर पीसेस को हम क्या कहते हैं, जीन बोलते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे डायग्राम में देखते हैं, ये डीएनए आपको नज़र आ रहा है, बहुत ह्यूज मॉलिक्यूल है, ठीक है। तो डीएनए को छोटे छोटे जो पीसेस हैं डीएनए के, फॉर एग्जांपल यहाँ से यहाँ तक ये एक पीस है, फिर यहाँ से यहाँ तक ये दूसरा पीस है, फिर यहाँ से यहाँ तक, तो ये जो स्मॉल पीसेस हैं डीएनए के, ठीक है, इनको हम क्या बोलते हैं, इनको हम बोलते हैं जीन्स, ठीक है। डीएनए जिन स्मॉल पीसेस से बना हुआ है उनको हम क्या कहते हैं, जीन्स। और जीन्स के अंदर एक्चुअली सारी इंफॉर्मेशन होती है कि जो भी हेरिडिटी इंफॉर्मेशन है उसको स्टोर करना, इस सारी इंफॉर्मेशन को स्टोर कौन करता है, जीन। और हर जीन जो है वो बहुत सारे ट्रेट्स को कंट्रोल करती है और एक क्रोमोसोम के अंदर जो है वो लार्ज नंबर ऑफ जीन्स मौजूद होती हैं, यानी क्रोमोसोम बहुत सारी जीन से मिलके बने होते हैं और हर जीन, फॉर एग्जांपल जीन नंबर 1 जो है वो आपकी स्किन कलर को कंट्रोल कर रही है, जीन नंबर 2 आपके हेयर कलर को, तो हर जीन एक स्पेसिफिक करेक्टर को कंट्रोल करती है। और जो ह्यूज डीएनए मॉलिक्यूल है ये स्मॉल पीसेस से बना हुआ है जिनको हम जीन्स कहते हैं और जीन्स जो है एक्चुअली कंट्रोल करती हैं जितनी भी हेरिडिटी इंफॉर्मेशन है इसको। और क्रोमोसोम्स जो हैं दीज आर मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ जीन्स, ठीक है। अब एक और टर्म आपको नज़र आ रही है, जीनोम।
अब जितनी भी जीन्स जो हैं वो क्रोमोसोम जैसे बहुत सारी जीन्स से मिलके बने होते हैं, ठीक है। और अगर हम किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का फॉर एग्जांपल ह्यूमंस जो है, ह्यूमंस के अंदर अगर हम स्टडी करें कि कितनी जीन्स मौजूद हैं, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ़ जीन्स कितनी मौजूद हैं, जैसे ह्यूमन सेल्स के अंदर 46 क्रोमोसोम होते हैं, तो उनके ऊपर टोटल नंबर ऑफ़ जितनी भी जीन्स मौजूद हैं उनकी अगर हम काउंटिंग करें, ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं जीनोम, ठीक है। यानी जीनोम की क्या डेफिनेशन है, टोटल नंबर ऑफ जीन्स फाउंड इन द कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड जीनोम ऑफ दैट ऑर्गेनिज्म। यानी किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर जितने भी उसकी बॉडी में क्रोमोसोम है और उन क्रोमोसोम्स के अंदर जितनी भी टोटल नंबर ऑफ जीन्स पाई जाती हैं इसको हम बोलते हैं जीनोम। ये आपको एक डायग्राम में दोबारा से दिखाया है। फॉर एग्जांपल ये हमारी बॉडी बहुत सारे सेल से बनी हुई है। एक सेल की बात करें तो सेंटर में ये जो ऑर्गेनेली आपको नज़र आ रही है ये न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के अंदर जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं इनको हम क्रोमोसोम कहते हैं। क्रोमोसोम दो चीज़ों से बने होते हैं, डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन से। फिर डीएनए का ये आपको नज़र आ रहा है स्ट्रक्चर डबल स्ट्रैंडेड है, हेलिक्स लाइक इसकी शेप है, लैडर लाइक शेप है, ठीक है। और डीएनए का जो स्पेसिफिक जो स्मॉल सेगमेंट्स होते हैं या पीसेस होते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ से यहाँ तक ये एक पार्ट है, यहाँ से यहाँ तक ये दूसरा है, फिर ये तीसरा। तो ये जो स्मॉल पीसेस हैं जिनसे एक लार्ज ह्यूज डीएनए मॉलिक्यूल बना हुआ है इसको हम क्या बोलते हैं, जीन। अच्छा, इसके बाद यहाँ पे बताया हुआ है कि गैमीट्स एक्ट एज अ व्हीकल फॉर ट्रांसफ़र ऑफ हेरिडिटी इंफॉर्मेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन, ठीक है। गैमीट्स जो हैं ये काम करती हैं, ये जो है मेन व्हीकल का काम करती हैं कि मतलब ये ट्रांसफ़र करती हैं जितनी भी जीन्स हैं इनको नेक्स्ट जनरेशन में, ये ट्रांसपोर्ट का काम करती हैं, ठीक है। जिस तरह गाड़ी हमें एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाती है, इसी तरह से जो है ये गैमीट्स का काम है कि ये हेरिडिटी इन्फॉर्मेशन यानी जीन्स को नेक्स्ट जनरेशन में पहुंचाती हैं, ठीक है। यहाँ पे बताया हुआ आपको ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन गैमीट्स और स्पोर्स आर प्रोड्यूस बाय मियोसिस। रिप्रोडक्शन की हमने टू टाइप्स पढ़ी थी, सेक्सुअल और एसेक्सुअल। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो होती है जिसमें टू पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो मेल और फीमेल के जो जर्म लाइन सेल्स होते हैं उनको गैमीट्स कहते हैं ह्यूमंस के अंदर अगर बात करें। और प्लांट्स के अंदर या कुछ फंजाई के अंदर जो है इन जर्म लाइन सेल्स को हम स्पोर्स बोलते हैं, ठीक है। ये प्रोड्यूस होते हैं मियोसिस के थ्रू, ठीक है। मियोसिस भी सेल डिवीजन की एक टाइप है। और फिर क्या होता है जब गैमीट्स बन जाती हैं तो मेल और फीमेल की जो गैमीट्स हैं यानी जो जर्म लाइन सेल्स होते हैं, जैसे मेल गैमीट्स को हम स्पर्म बोलते हैं, फीमेल गैमीट्स को हम एग बोलते हैं। इनके अंदर क्रोमोसोम्स होते हैं, ठीक है। और सेट ऑफ जीन्स इनके अंदर होती हैं। फिर एट फर्टिलाइजेशन, जब फर्टिलाइजेशन वो प्रोसेस जब स्पर्म और एग आपस में मिलते हैं, ठीक है। और जब मेल और फीमेल गैमीट्स मिलेंगी यानी स्पर्म और एग मिलते हैं तो ये जो फर्स्ट सेल बनाते हैं फर्टिलाइजेशन के बाद उसको हम जाइगोट कहते हैं। और जाइगोट के अंदर दोनों पेरेंट्स की जीन्स जो हैं वो मौजूद होती हैं, ट्रांसफ़र होती हैं, ठीक है। फिर जाइगोट में मल्टीपल डिविजन्स होती हैं, सेल डिविजन्स होती हैं और जाइगोट डेवलप हो जाता है इनटू द ऑफस्प्रिंग, ठीक है। न्यू ऑफस्प्रिंग में जो है ये ट्रांसफ़र हो जाता है, डेवलप हो जाता है, जो कि नेक्स्ट जनरेशन होती है, ठीक है। और इसी तरह से जो है वो जीन्स जो है इन गैमीट्स के थ्रू जो है वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जाती हैं। स्पोर्स यानी कि जो ये भी जो है फंजाई या प्लांट्स के अंदर जो जर्म लाइन सेल्स होते हैं उनको बोलते हैं। इसी तरह से बताया हुआ है कि द डीएनए जिसके अंदर जो जीन्स होती हैं इन द क्रोमोसोम्स कैरी द हेरिडिटी इन्फॉर्मेशन फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट। सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो हेरिडिटी इन्फॉर्मेशन है वो डीएनए के अंदर होती है, ठीक है। और डीएनए के जो स्मॉल सेगमेंट्स हैं उनको हम जीन्स बोलते हैं। और ये सारे डीएनए किसके अंदर होता है, क्रोमोसोम में। और क्रोमोसोम जो है वो हेरिडिटी इन्फॉर्मेशन को एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पहुंचाता है, ठीक है। कंक्लूजन देख लेते हैं। डीएनए इज़ द कैरियर ऑफ हेरिडिटी इन्फॉर्मेशन। डीएनए के अंदर सारी की सारी हेरिडिटी इन्फॉर्मेशन होती है कि जो ऑफस्प्रिंग बनेंगे उनके अंदर जो है वो कैसे करेक्टर्स होने चाहिए, ठीक है। जीन्स प्रेजेंट ऑन क्रोमोसोम स्टोर एंड कंट्रोल द हेरिडिटी करेक्टर्स, ठीक है। और डीएनए के स्मॉल सेगमेंट्स को हम जीन्स बोलते हैं और ये क्रोमोसोम के अंदर होती हैं और जीन्स कंट्रोल करती हैं हेरिडिटी इन्फॉर्मेशन को और स्टोर भी करती हैं, ठीक है। और फिर ये सारी जो जीन्स हैं वो एक जनरेशन से या पेरेंट्स से बच्चों में कैसे जाती हैं, ये जाती हैं थ्रू गैमीट्स। गैमीट्स किसको कहते हैं, जो कि मेल और फीमेल के जो जर्म लाइन सेल्स होते हैं उनको गैमीट्स बोलते हैं। उनके अंदर जीन्स जाती हैं और फिर ये पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में जाती हैं, ठीक है। इंश्योरिंग द कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।